एलसीआर सर्किट। अभी हमने जो कंप्लीट किया था वो किया था सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें हमने एल सी और आर तीनों को हमने सीरीज में लिया था और उसमें करंट सेम था। करंट क्या था? सेम था। अभी हम क्या कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट को हम पैरेलल में ले रहे हैं। पैरेलल में लेने से आपको पता है कि वोल्टेज सारे के क्रॉस सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है? वोल्टेज सेम होना चाहिए लेकिन करंट डिफरेंट होना चाहिए। होना चाहिए। तो अगर मैं इस बात को देखूं तो देखो, अब इसमें करो एलसीआर लगाओ। ये मान ले जाए आपने आर ले लिया, ये आपने एल ले लिया, ऐसा करो। ये आपका एल, ये आपका सी, ये हो गया आपका आर, हो गया एल सी आर। डन। एनी प्रॉब्लम किसी को? और इसको आपने पैरेलल में एक हमने सप्लाई दे दिया, एसी सप्लाई, जो सप्लाई है ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या है? इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। ओके, डन। इसको डिटेल में जानने के पहले, इसको डिटेल में जानने के पहले मुझे एक दो कॉन्सेप्ट मुझे समझाने चाहिए आपको, है ना? बहुत इजी है, इसमें कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हो कि आर का इनवर्स 1/r, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल जी बोलते हैं। यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, है ना? क्लियर है सबको? और रिएक्टेंस का इनवर्स को हम ससेप्टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ससेप्टेंस। अगर ये एक्सेल होगा, अगर ये हमारा इसका दो पार्ट, अगर ये 1/एक्सेल है तो इसको मैं एसएल से लिखूंगा, है ना? इंडक्टिव ससेप्टेंस बोल सकता हूं मैं। और अगर 1/एक्सी रहेगा तो इसको मैं एससी बोलूंगा, यानी कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोलूंगा। क्लियर है? और जो पूरे सर्किट का जो इंपीडेंस आएगा उसका अगर इन्वर्स की बात करूं मैं 1/z, तो इसको मैं y से इंडिकेट करूंगा और इसको नाम दूंगा मैं एडमिटेंस। दिस इज कॉल्ड एडमिटेंस। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एडमिटेंस, y। ठीक है? अब अगर इतना हमें समझ में आ गया है तो हम इस पे आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। एक्सएल और एससी को क्या करें? 1/एक्सी, 1/एक्सी को कैपेसिटिव ससेप्टेंस। यस सर। रुक जाओ ना। हाँ, 1/x को हम बोलेंगे ससेप्टेंस। अगर ये 1/एक्सएल होगा यानी इंडक्टिव होगा तो उसको हम एसएल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी क्या बोलेंगे? इंडक्टिव ससेप्टेंस बोल लेना। 1/एक्सी को क्या करेंगे? ये कैपेसिटेंस है ना? क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इन्वर्स को हम बोलेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोलेंगे। क्लियर सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? किसी को कोई प्रॉब्लम अप टू हेयर? ये हो गया आपका डिस्टेंस। करेक्ट है? डन। चलो, अब अगर ये समझ में आ गया तो आपको पता है कि पैरेलल के केस में क्या होता है? आपका करंट अलग अलग जाता है और इसमें
तो मैं इसमें निकालूं करंट, इसमें क्या होना चाहिए, लेट अस कॉल इट आई एल, आई सी, आई आर और ये आई, चलेगा। मैंने क्या किया, यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है जो तीनों में बट रहा है, आई एल, आई सी एंड आई आर। ओके, अब मैं अगर निकालना चाहूं इंडिविजुअल करंट, लेट अस, मैं निकालना चाह रहा हूं आई आर, तो आई आर क्या हो जाएगा बाबू बताओ, आई आर हो जाएगा, अगर यहां पर मैक्सिमम ई नॉट है ना, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम करंट इन रजिस्टर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, वी नॉट बाई आर लिखना चाहिए, यस और नो, यस और नो, यस सर। वेरी गुड। वन बाई आर को मुझे क्या लिखना चाहिए, ई नोट लिखो, हम ई नोट ले रहे हैं ना, ई नोट लिखो ना, क्या प्रॉब्लम, ई नोट जी लिख सकता हूं मैं, क्या लिखता हूं, ई नोट बाई आर, इसको लिख सकता हूं ई नोट इंटू जी लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं आई सी निकालना चाहूं तो आई नोट बाई एक्स सी लिख सकता हूं, यस और नो, और अगर ये लिख सकता हूं तो वन बाई एक्स सी को मैं ई नोट एस सी लिख सकता हूं। एंड सिमिलरली अगर आई एल की बात करूं तो ई नोट बाई एक्सएल यानी कि ई नोट एस एल लिख सकता हूं। करेक्ट है सभी लोगों को, क्लियर है, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो जिस तरह से आपको पता है कि करंट, जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था कि करंट सेम होता है, तो वोल्टेज एक्सी में और एक्सएल में दोनों क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या करते थे, उसको कैंसिल करके एक ही डायरेक्शन में ले लेते थे, दोनों को सम ले लेते थे और वो एक ही डायरेक्शन में हम लेकर के काम करते थे, जो आप लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों को समझ में आया हुआ है। सिमिलरली यहां भी देखो, अगर हमारा भी सेम होगा तीनों के अक्रॉस, तो करंट नहीं होगा अपोजिट से, होगा नहीं होगा, यस और नो है, कैपेसिटर और इंडक्टर में फिर करंट अलग अलग होगा, 180 डिग्री फेज चेंज। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट करंट ले लेंगे, एक ही डायरेक्शन में ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, क्लियर है, ले सकते हैं, वेरी गुड। तो यहां पर जिस तरह से हमने सीरीज में किया था, वोल्टेज को वेक्टर सम लिया था, उसी तरह से यहां पर हम अगर करंट का वेक्टर सम ले लें तो हमारा नेट करंट क्या होना चाहिए, नेट करंट क्या होना चाहिए बाबू, बिल्कुल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। तो क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई एक्स सी लिख सकते हो, या आई सी माइनस आई एल, इट्स टोटली अप टू यू, जो बड़ा है वो देख लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगा, जैसे हमने ईएमएफ में किया था वैसे करंट में करेगा, यस और नो, यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर ये करेगा हमारा, तो ये हो गया हमारा काम, है ना, ये हो गया करंट, हो गया टोटल करंट, हो गया इंडिविजुअल करंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है, उतार लो सभी लोग, उतार लो यहाँ पे। अच्छा, और यहां पर भी अगर मैं बात करूं कि आखिर फेज डिफरेंस कितना होगा ईएमएफ और करंट के बीच में, तो ठीक सीरीज की तरह ही हम फॉलो अगर करें तो उसमें हम क्या करते थे, याद है, tan फाइव इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाई आर किया था, वी आर याद है। तो क्या यहां पर वैसे नहीं कर सकते, हम यहां पर भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, tan फाइव इक्वल टू आई सी माइनस आई एल बाई आई आर, कर सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से। और आई को तुम क्या लिखते हो, ई नॉट बाई ई नॉट इंटू एस एल, तो अगर मैं इसको एस एल के टर्म में लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं, एस सी माइनस एस एल बाई आर लिख सकता हूं, है ना, समझ में। तो ये बिल्कुल उसी तरह से, अगर अगर आप लोगों ने पिछले क्लास में सीरीज को समझा हुआ है
तो पैरेलल को करने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर हम वोल्टेज से करते थे, यहाँ पे हम करंट से काम करते हैं। एनी प्रॉब्लम? वहां वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट था। सर आर की जगह पे जी होगा ना? क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, जी होगा। यस, यू आर राइट। क्या हो जाएगा? एस सी माइनस एस एल वाई जी हो जाएगा, है ना? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड। अच्छा, अब एक चीज जरा और देखो यहाँ पे, एक चीज जरा और देखो। अगर मैं इसी को रिफरेंस करूं, इसी को रिफर करूं, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? आई को मुझे लिखना चाहिए ई नोट बाई जेड, और क्या लिखना चाहिए? आई आर को मुझे लिखना चाहिए ई नोट बाई आर, और इसको क्या लिखना चाहिए? इसको क्या लिखना चाहिए? इसको क्या लिखना चाहिए? ई नोट इंटू 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, है ना? ई नोट स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर मैं ई नोट कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, तो ये हो जाएगा 1/Z इज इक्वल टू 1/R का होल स्क्वायर प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। करेक्ट है? और इसको अगर मैं इनवर्स को अलग तरीके से मैंने बताया है आपको, इसको हम एडमिटेंस बोलते हैं, इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। तो ये भी लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल माइंड में आपको सीरीज वाला रख करके काम करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले में सीरीज में, उसी को रेफरेंस लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, एनीबॉडी? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी तो पूछेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगर ये क्लियर है तो ये तो हो गई हमारी पैरेलल एलसीआर सर्किट की कहानी। अब हमें आता है कि सर आपने उसमें तो रिजोनेंस बताया था, तो क्या इसमें भी रिजोनेंस होगा? तो यस, इसमें भी रिजोनेंस होगा, इसमें भी रिजोनेंस होगा। कैसे होगा? उसमें करंट मैक्सिमम जा रहा था, इसमें करंट मिनिमम जाएगा, इसमें करंट मिनिमम जाएगा। Recording in progress.
यस, क्लियर है बाबू सभी लोगों को? उतार ले सभी लोगों ने? क्लियर है? अब मैं इस पे आता हूं रिजोनेंस पे, कि रिजोनेंस क्या होगा। ठीक है, चलो लिखो रिजोनेंस। पैरेलल में रिजोनेंस, इसमें क्या होगा? सीरीज में करंट मैक्सिमम होता था, पैरेलल में सब कुछ उल्टा चल रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? करंट यहां पर मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा करंट। तो मिनिमम करंट कब होगा? जब आईसी और आईएल दोनों आपस में क्या हो जाए? कैंसल हो जाए, है ना? जैसे उसमें क्या करते थे, उसमें आपको पिछले वाले में क्या करता था मैं, वोल्टेज इक्वल हो जाता था, होता था ना, है वी एल इज इक्वल टू वी सी। यहाँ पर क्या होगा? आई एल इज इक्वल टू आई सी हो जाएगा। तो आपका आई एल आई सी इक्वल होने से वो जीरो हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? ओनली आई आर विल रिमेन, आई आर विल रिमेन, सो इट विल बी मिनिमम करंट इन द पैरेलल। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर लिखो, फॉर रिजोनेंस आई एल मस्ट बी इक्वल टू आई सी। ठीक है, और इस केस में आपका आई क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? आई आर के बराबर हो जाएगा। यानी जो रेजिस्टेंस में करंट जाएगा केवल और केवल वही बचेगा। डन? अच्छा, अब आपको आई एल का मतलब क्या हो गया? यू कैन राइट इट हियर, ई नॉट बाई एक्सएल और ई नॉट बाई एक्सी, है ना? यहां से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बाई एक्सएल इज इक्वल टू 1 बाई एक्सी। इसका मतलब क्या हो गया? एस एल मस्ट बी इक्वल टू एस टी, एस एल मस्ट बी इक्वल टू एस टी, राइट? ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आई मिनिमम, आई मिनिमम का मतलब क्या हुआ? आई मिनिमम का मतलब ये हुआ कि आपका जेड मैक्सिमम है। क्या है? जेड मैक्सिमम है, करेक्ट है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको आई मिनिमम क्यों होता है? क्योंकि आपको यहाँ पर जेड मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका जेड मैक्सिमम हो जाता है। जेड मैक्सिमम कितना होगा बताओ? ई नॉट बाई आई मीन, ई नॉट बाई आई मीन, और आई मीन क्या होगा? ई नॉट बाई क्या होता है बताओ? आई आर के बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा फिर? आर के बराबर हो जाएगा। तो जेड मैक्स इज इक्वल टू आर, इसमें जेड मैक्स इज इक्वल टू आर हो जाता है। और जब ये प्योर रेजिस्टिव हो गया तो फिर से वही कहानी, रिजोनेंट में क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस अगेन जीरो, फेज डिफरेंस अगेन जीरो, और फाइव जीरो जब हो गया तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉस जीरो मीन्स 1 के बराबर हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। एंड द सेम वे यू कैन फाइंड आउट हियर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताओ? फिर से वही हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। लिख लो, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, और इसमें अगर मैं कर्व की बात करूं, अगर मैं इसमें कर्व की बात करूं, करंट रिजोनेंस कर्व,
करंट रेजोनेंस कर्व लिखो, करंट रेजोनेंस कर्व क्या हो जाएगा? करंट आपका मिनिमम होगा न्यू आर पे। ये क्या हो गया आपका? आई मिनिमम, यहां पर मैंने आई लिया था, और ये क्या हो जाएगा? न्यू आर पे मैक्स मिनिमम हो जाएगा। ये हो गया करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच का कर्व। रेजोनेंस पे क्या हो गया? करंट बिल्कुल मिनिमम आ गया। और अगर इसी को अगर मैं बात करूं, जेड की बात करूं, जेड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो उल्टा नहीं हो जाएगा ऐसे? ये क्या हो जाएगा? जेड मैक्स हो जाएगा यहां पे, ये आर के बराबर है ना। अगर मैं जेड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इसी पॉइंट पे जेड मैक्सिमम होगा, करंट मिनिमम होगा। क्लियर है सबको? डन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? उतार लिया? उतार लिया सभी लोगों ने? चलो आगे करें। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ये हो गया हमारा पैरेलल एलसीआर सर्किट, है ना। अब लिखो, अगर हमारा एलसी सर्किट को पैरेलल में रखा जाए तो क्या होगा? हमने उसमें क्या पढ़ा था? एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था, यानी बाहर से हमने कोई सप्लाई नहीं दिया था, लेकिन अगर एलसी को पैरेलल में लगा करके और हम एसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, है ना। तो एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पैरेलल एलसी सर्किट। राइट डाउन पैरेलल एलसी सर्किट। देखो पैरेलल एलसी सर्किट, देखो पैरेलल एलसी सर्किट यानी कि एल और सी को पैरेलल में रखा गया है। लेकिन हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस बिना इंडक्टेंस के हो सकता है, लेकिन इंडक्टेंस बिना रेजिस्टेंस का नहीं हो सकता, भले उसमें रेजिस्टेंस कम हो। ऐसा लिखवाया था मैंने, यानी कोई भी इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस होता ही होता है, कम होगा इस वक्त, है ना। तो इसलिए उस प्रैक्टिकली चीज को मानते हुए हम क्या करेंगे, ये इंडक्टर तो है लेकिन मानेंगे इसमें कि रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। और फिर हम बाद में आइडियल केस लेकर के आर को हम 0 मान लेंगे, चलेगा। अभी हम जनरल इक्वेशन निकालते हैं, जनरल निकालते हैं कि एल में आर तो होगा ही, ये मान के चलते हैं। फिर स्पेशल केस कर लेंगे जिसमें लिख देंगे आर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो जनरल पहले लेके चलते हैं हम लोग। एल है ये,
इसमें जरूर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। मान लिया जाए आर है, ये एल है, और इसको पैरेलल में जोड़ा गया है सी के साथ, और इसमें एसी सप्लाई दे दिया गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? क्या दिया गया? ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया। क्लियर है? ओके, चलो अब यहां पर लिखो, इस केस में लिखो, अगर इसमें रिजोनेंस हो जाए, लिखो एट रिजोनेंस, लिखो एट रिजोनेंस, आपको पता है जेड क्या होना चाहिए? लिखो एट रिजोनेंस, आपको पता है हमने पहले भी किया हुआ है, तो जेड क्या होना चाहिए? मैक्स होना चाहिए, मैक्सिमम, ताकि करंट मिनिमम हो जाए। और अगर जेड मैक्सिमम है, इसका मतलब एडमिटेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। एडमिटेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम। और मिनिमम एडमिटेंस जो इसमें आएगा, इसमें जो मिनिमम एडमिटेंस आएगा वो आता है निकल करके एल बाई सी आर, एल बाई सी आर। और करंट लिखो, करंट कितना हो जाएगा? आई मीन ई नॉट बाई जेड मैक्स, यानी कि एल सी आर, ये हो जाएगा आपको आई मिनिमम हो जाएगा इस केस में। क्लियर है? ठीक है, और इसमें एक्स क्या हो जाता है इस केस में? आपको पता है इधर भी क्या हो जाएगा? एस एल मस्ट बी इक्वल टू एस सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस एल मस्ट बी इक्वल टू एस सी होना चाहिए, यानी कि 1/एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू 1/एक्स होना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो दोनों कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हो एक्स का एक्स क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। सर जेड मैक्स इज इक्वल टू एल बाई सी आर, ये कैसे आया? हाँ, इसको भी निकाल सकते हो, इसमें नॉर्मल तरीके से कर लेना। ये दोनों क्या करोगे? ये दोनों आपका सीरीज में है, उसके बाद इसको पैरेलल में है। ठीक है, ये सोल्व करने पे आएगा। यस सर, आ जाएगा। हाँ, सोल्व करके आ जाएगा, है ना? हाँ, ठीक है। मैं जानबूझ कर सोल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर वो और एक, है ना, थोड़ा भास्ट हो जाएगा, आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, चलो ये आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा? रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा? ओमेगा आर, लिख लो, ओमेगा सर एक्स आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या लिखना है? रिएक्टेंस। इस केस में क्या हो जाएगा? रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, ससेप्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना। और रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा? लिख लो, √1/LC, लिख लो 1/LC माइनस R²/L², ये हो गया आपका रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और अगर जो न्यू आर निकालना चाहो तो न्यू आर भी निकाल सकते हो इससे। न्यू आर क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी नॉर्मल 1/2π कर दो, और क्या। क्लियर है? डन। यहां पर आर की वैल्यू लेस देन होती है L/C के, ध्यान रखना, है ना। ये लिख लो, कंडीशन फॉर पैरेलल रिजोनेंस,
आर इज लेस देन अंडर रूट एल सी। और अगर इसमें क्वालिटी फैक्टर भी निकालने को बोल दिया जाए तो लिख लो क्यू फैक्टर, लिख लो क्यू फैक्टर, इसमें लिख लो 1/CR 1/√1/LC माइनस R स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, लिख लो। सभी लोग उतारो। लिख लिया सभी लोग? चलो, अगर ये लिख लिया तो अब मैं स्पेशल केस कराता हूं जो हम लोगों ने बातें की थी कि सर इंडक्टर अगर प्योर इंडक्टर होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो स्पेशल केस ले लेते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें लिखो स्पेशल केस, लिखो, देखो स्पेशल केस लिख लो। अगर आर जीरो ही होता, अगर आर जीरो ही होता तो क्या होता? तो यहां पर फिर भी कंडीशन रिजोनेंस के लिए, कंडीशन फॉर रिजोनेंस क्या हो जाता बताओ? जो करंट आईसी में जाता वही करंट इंडक्टर में जाना चाहिए था, है ना। और फिर से इसको अगर सोल्व कर दूं मैं तो फिर से क्या हो जाएगा? एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्सी आना चाहिए, है ना। और इस केस में क्या हो जाएगा? जब रेजिस्टेंस है ही नहीं और दोनों में करंट इक्वल एंड अपोजिट जा रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? टोटल करंट ही जीरो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? टोटल करंट जीरो में दिखाना चाहिए मुझे, यानी एट रेजोनेंस करंट सर्किट में जीरो होगा। और जीरो होने का मतलब क्या हो गया? जो इंपीडेंस होना चाहिए पूरे सर्किट का वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इंपीडेंस इनफाइनाइट मैंने लिखा था ना, रिएक्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और इसमें अब वो तो बचा नहीं, है ना, आर तो है नहीं, तो क्या हो गया? एक्स इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है? इंपीडेंस ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी इस केस में, इसमें क्या करो? आर को फिर से जीरो कर दो। जब आर को जीरो करोगे तो फिर से घूम फिर करके वही आ जाएगी फॉर्मूला, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? उतार ले सभी लोगों ने? सभी लोग उतारो फटाफट फास्ट।
उठा ले सभी लोगों ने। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद नोट करके लिख लो, एक चीज लिख लो, नोट करके लिख लो, पॉइंट टू बी नोटेड लिखो। एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन, एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी due to the property of rejecting, due to the property of, due to the property of rejecting the current, due to the property of, at resonant frequency, due to the property of rejecting the current, parallel resonant circuit, parallel resonant circuit is also known as, is also known as resonant circuit, is also known as anti-resonant. हाँ लिखना, anti-resonant circuit is also known as anti-resonant circuit or rejector circuit, or rejector circuit. Sir, repeat. Parallel resonant circuit is also known as anti-resonant circuit or rejector circuit, or rejector circuit. Sir, starting से repeat करिएगा एक बार. At resonant frequency, at resonant frequency, due to the property of, due to the property of rejecting the current, rejecting the current, parallel resonant circuit, parallel resonant circuit is also known as anti-resonant circuit or rejector circuit, or rejector circuit. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू लार्ज इंपीडेंस, देखो ड्यू टू लार्ज इंपीडेंस पैरेलल रिजोनेंट सर्किट, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट are used in radio, are used in radio. सर रिपीट कीजिए। Are used. Are used in radio, radio. Due to large impedance, due to large impedance, parallel resonant circuits are used in radio. Are used in radio. ठीक है, इसमें एक इजी क्वेश्चन बनाओ, इसी पे एक इजी क्वेश्चन बनाओ। ये आपका सप्लाई है और ये आपका, यहां पर मैंने एमीटर लगा दिया है, ये हमने एक इंडक्टर लगा दिया और ये हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, डन। इसको मान लो 24 ओम है इंडक्टर और इसको मान लो 48 ओम है,
इंडक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। ठीक है, और मैं यहां पर वोल्टेज दिया हूं 240 वोल्ट आरएमएस। ठीक है, आपको बताना है कि ये करंट का रीडिंग क्या बताएगा, ये रीडिंग क्या होगा, एमीटर की रीडिंग यहां पर क्या होगा। सर 5 एम्पियर। सर 5 कितना है एम्पियर। बताओ, फाइव एम्पियर। एनीबडी एल्स? मेरा भी 5 एम्पियर आया। 5 एम्पियर आया, अच्छा। बाकी लोग को? मेरा भी। मेरा सर 5 एम्पियर। वेरी गुड, बहुत सही बात है। देखो इसमें कितना हो जाएगा, आईएल बताओ कितना आ जाएगा, 240/24 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा एम्पियर। और इसमें कितना हो जाएगा, 240/48, 5 एम्पियर। और आपको पता है ये आई और एल सी, आई और आई सी पैरेलल में है, दोनों ऑपोजिट होंगे, तो जो करंट आएगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी आई एल माइनस आई सी आएगा, आई एल माइनस आई सी। यानी ये जो करंट रीड करेगा वो कितना करेगा, 10 - 5 = 5 एम्पियर ये रीडिंग देगा। क्या देगा, ये रीडिंग 5 एम्पियर रीडिंग देगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को भी?